दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज़ निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। अब जब पिछले एक वीक से देखो ना, तो एआई इम्पैक्ट समिट जब से चालू हुआ उसके पहले क्या हो रहा था, तो अब एआई पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स बढ़ गए हैं और हर एक डायमेंशन से जोड़ के बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा उससे बाहर आते हैं, उस जोन से। उसके अलावे जो भी चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा पहले देखते हैं, उसके बाद फिर वापस से अगर ज़रूरत पड़ी तो इम्पैक्ट समिट के बाद क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, कुछ जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या जो भी होगा उसको हम देखेंगे। फिलहाल जो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि इंडिया ने एक यूएस लेड पैक्स सिलिका ज्वाइन किया है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पैक्स सिलिका है क्या, अभी कब इसको ज्वाइन किया है इंडिया ने। जब आप देखो कि इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, तो एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो गवर्नेंस करने वाली बात है, जो डिलिब्रेशंस की बात होती है, तो अभी वही चीज़ चल रहा है, अभी वही डिलिब्रेशंस चल रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ने पैक्स सिलिका नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो क्या करना था है, या पैक्स सिलिका का काम क्या है? पैक्स सिलिका का काम है कि जो भी फ्रेंडली और ट्रस्टेड कंट्रीज हैं, जो भी फ्रेंडली एंड जो भी फ्रेंडली और ट्रस्टेड कंट्रीज हैं वो साथ में आए, ताकि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं और किसी कंट्रीज के सॉवरेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है, स्पेशली जैसे हम अगर एआई की बात करें या सेमीकंडक्टर्स की बात करें, एआई की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, या फिर हम लोग मोटा मोटी जो सप्लाई चेन होती है सप्लाई चेन की बात करें, तो इसमें जब एक सेम सोच वाली कंट्रीज या जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो ट्रस्टेड कंट्रीज हैं, वो जब साथ आके एक टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के क्षेत्र में एक अच्छा आर्किटेक्चर बनाने की दिशा में काम करें, उससे क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाह रहा है कि उसका जो मेजर एडवर्सरी है चाइना, उसके अगेंस्ट में ये एक इकट्ठे खड़ा हो। जो यूएस चाइना स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है उसका ये एक कहे तो दवाई है ना, ये दवाई है। और किस तरह से सप्लाई चेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को वेपनाइज नहीं किया जाए, है ना। सप्लाई चेन एआई को वेपनाइज नहीं किया जाए, इस पे फोकस है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी डोमेन में एक स्ट्रैटेजी है वो कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की हो। ये पूरा आर्टिकल कहें तो एक पूरा जो पैक्स इंडिका है उसी से रिलेटेड है ना। ये पैक्स इंडिका, सॉरी पैक्स सिलिका जो है उसी से रिलेटेड है। अभी अगर हम देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड जो है एक डिफरेंट मतलब खाकों में बट गया है, ब्लॉक्स में बट गया है, जो फ्रेगमेंटेशन हो गया है। फ्रेगमेंटेशन ये हुआ है कि जो कंट्रीज जिसके फ्रेंड हैं, जो कंट्री जिसके साथ अलाइन होना चाह रहे हैं उसके साथ अलाइन होके, और साथ में चाहे तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, चाहे सप्लाई चेन को डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर जैसे किसी भी सेक्टर का अगर लीड करना है उस सेक्टर में, जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर है या फिर एआई सेक्टर है, तो उसमें किस तरह से वो अपना माथत हासिल करें, उसके लिए काफ़ी सब जोर लगा रहे हैं। तो पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका एक यूएस लेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। इसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। इसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा है ना। क्या है इसका टारगेट? इसका टारगेट है कि जो कुछ कंट्रीज जो ट्रस्टेड और फ्रेंडली हैं वो साथ में आए और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के लिए किसी भी जो दुश्मन है या फिर मोस्ट प्रोबेबल दुश्मन हो सकते हैं, कहीं तो जो कोएर्सिव डिपेंडेंसी बनती है उस कोएर्सिव डिपेंडेंसी से दूर हटे, है ना। अपना सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सिक्योर करें। हम एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम ऐसा बनाएं जिस पे हमारा कंट्रोल हो, बाकी कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रोल है उस पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर फॉरेन कंट्रोल ना रहे, है ना। तो इसमें एआई पे कॉपरेशन होगा, सेमीकंडक्टर पे कॉपरेशन होगा। फिर देखोगे तो इसमें बात होती है कि जो सॉरी इसमें बात होती है क्रिटिकल मिनरल्स की, बात होती है क्रिटिकल मिनरल्स की, बात होती है एनर्जी इनपुट्स की, ठीक है, बात होती है लॉजिस्टिक्स की। इन सब पे फोकस रहेगा इस पैक्स सिलिका में, ठीक है। तो अब ये कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, ये सब हमारे बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ यही है कि जो भी इंडिया में मिशंस हो रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, या याद करो कि एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स का,
फिर नीति आयोग का एक स्कीम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई, है ना। फिर देखोगे तो अभी एक 2023 में जो डीपीडीपी एक्ट आया है, इन सब लॉज एक्ट जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से हम बाकी कंट्रीज़ के साथ हार्मोनाइज करें ताकि हम एक्सपोर्ट पे कंट्रोल कर सकें, डेटा गवर्नेंस नॉर्म्स को कंट्रोल कर सकें और जो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है उसका पालन कर सकें। तो इसमें बहुत सारे एंगल आते हैं कि क्या हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या फिर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में जा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स अलाइनमेंट में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं होगा कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के चक्कर में हम यूएस के साथ चले गए, जो कि हमारा कभी साथ ही नहीं रहा है ना। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो आपके उस अलाइनमेंट का क्रिटिक बनेगी। तो ये सारा क्वेश्चन होगा। फिर आपको पार्लियामेंट ओवरसाइट की जरूरत पड़ेगी, जैसे डेटा रेगुलेशन है, एक्सपोर्ट कंट्रोल में क्या होना है, इसके लिए तो आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट को आना पड़ेगा। फिर मान के चलो कि पैक्स सिल्का के पार्ट तो हो गए, लेकिन चूंकि इंडिया सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफ़ी लेट एंट्री है, तो यूएस इन्वेस्टमेंट को बुलाने में फ़ायदा होगा, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा, हमारी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगी, है ना। इंडो यूएस का जो ट्रेड फ्रेमवर्क है उसको और स्ट्रेंथन करने में फ़ायदा होगा। जो हमारे डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, ताकि हम डिजिटल इंक्लूजन कर सकें, रूरल एरियाज़ में हम अपना पहुंच बना सकें, उन सब में हमारा ये जो पैक्स सिल्का है वो काफ़ी हेल्प करने वाला है ना। लास्टली, जब भी इस तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं तो क्या होता है, जियोपॉलिटिक्स हमेशा, जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स हमेशा प्रोमिनेंट होता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में क्वाड का कॉपरेशन बढ़ेगा, फिर ग्लोबल साउथ में इंडिया अपनी पोजीशनिंग कर पाएगा, फिर चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल कर पाएगा रेयर अर्थ में, चाहे अभी देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में, ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होगी इंडिया के लिए। जब पैक्स सिल्का इंडिया जाएगा तब ये ओवरऑल है। जैसे ही पैक्स सिल्का के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगा तब आप इस पर ज़्यादा अगर बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल आपको आइडिया मिल गया होगा। अगला आर्टिकल है इसरोज इम्प्रूव्ड फायर डिटेक्शन एल्गो रेडी फॉर टेस्ट इन रबी हार्वेस्ट सीजन। अभी क्या होता था कि जब भी ठंड का मौसम आता था, जब भी कोल्ड सीजन आता था, तो याद करो क्या आता था कि पंजाब वाला एरिया है, हरियाणा वाला एरिया है, तो उन सब से दिल्ली साइड में बहुत स्मोक मूव कर रहा होता है। तो जब सैटेलाइट डिटेक्ट करता था तो सैटेलाइट एक लार्ज एरिया को डिटेक्ट करता था। तो कुछ लोगों ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस इशू को फ्लैग किया, कहा कि नहीं, जो सैटेलाइट डिटेक्ट कर रही है वो सही नहीं है। तो कुछ ग्राउंड टीम्स बनाई गई जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो सब साथ होकर जब डिटेक्ट करने गए तो उनको पता चला कि अगर सैटेलाइट इतना बड़ा एरिया दिखा रही है कि जहाँ पराली जल रही है, तो वो एरिया बस इतना होता है। जो सैटेलाइट इतना एरिया को दिखाता है कि पराली जल रहा है, तो वो एरिया रहता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो एल्गोरिदम में कहीं ना कुछ मिस्टेक था। उस एल्गोरिदम को इसरो ने अभी सही कर लिया है ना। तो इसमें कुछ आपको जानने की चीज़ें जो है आपके लिए, वो है ये कि जैसे देखो, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक संस्था है CAQM, इसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे, है ना। जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। उसके बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं उससे रिलेटेड ग्रेडेड रिस्पॉन्स के लिए, वो सब क्या है वो आप देख लेंगे। इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। ये आर्टिकल बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है ना। एआई के बारे में फिलोसॉफिकल एंगल दे रहा, हम क्या करेंगे उतना लेके, है ना। तो आज के न्यूज़पेपर में देखो ना, 1 से 2 आर्टिकल ही काम के हैं, बाकी सब बस या तो कंटिन्यूटी है पहले से एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में है, या फिर आपको नया कुछ नहीं मिल रहा। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूस, वही चीज़ आज रिपीटेशन में है, तो उन चीज़ों को हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा GS1 सेक्शन 2 का जो तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है, उसमें इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के बारे में है। इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के बारे में है। अभी क्या हुआ है कि बीएनपी जो है, अभी बांग्लादेश में रिसेंट इलेक्शन हुआ, तो उस बांग्लादेश के इलेक्शन में जो बीएनपी है वो फिर से वापस आ गई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो वापस से सत्ता में आ रही है। तो ये सब जो हुआ है, तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, या इंडिया इसके बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन आज का नहीं है। 1970s से ही, जब पूर्वी पाकिस्तान था, तब जिस तरह से उन्होंने कहर बढ़ पाए थे जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है उस पर, तब फिर किस तरह से इंडिया की आर्मी ने वहाँ दखल दिया और एक ऑपरेशन चला और फिर बांग्लादेश को सेपरेट किया गया पाकिस्तान से, सब चीज़ें हो रही। तो अभी जो ढाका में जो गवर्नेंस चेंज हुई है, या कहें तो जो लीडरशिप चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए दोनों अनसर्टेनिटी भी आई है,
यानी कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी थी उसमें ब्रेक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। कैसे दिख रही है, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी ये सब चीज़ें होती हैं तो कुछ भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम जो रिश्ते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनको रिकैलिब्रेट किया जाए इस तरह से कि हमारी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी भी बनी रहे, और बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, उससे हमको मतलब ना हो ज़्यादा। क्योंकि अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगे तब तो फिर वही नेपाल वाली बात हो जाएगी। नेपाल कैसे बोलता है कि इंडिया बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है। तो बांग्लादेश के रिलेशन में एटलीस्ट हम उस स्तर पे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान का एंगल हो जाता है, आईएसआई का एंगल हो जाता है, तब हम वहाँ थोड़े सजग हो जाते हैं। तो बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं, अभी देखो कि आवामी लीग जब तक वहाँ थी तो हम लोगों ने काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स किए थे। जो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी होती है उसके लिए हमने सिक्योरिटी कॉपरेशन किया था, है ना। उसके बाद 2015 में आपको याद होगा कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, और उस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फिर इंप्लीमेंट करने की दिशा में आवामी लीग के साथ अच्छा काम हुआ था। फिर हम ट्रेड और पावर कॉपरेशन में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब बीएनपी वापस आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आती है वापस, तो क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ हमारा संबंध वैसा नहीं रहा, क्योंकि ये थोड़ी जो है वो पाकिस्तान टाइप पाकिस्तान की तरफ शिफ्टेड है, मतलब हमारे अपोज में है। इनके साथ हमेशा से हमारा मिसट्रस्ट रहा है। चूंकि इसका लिंकेजेस पाकिस्तान से था, तो हमेशा जो उनका तरीका है करने का, या उनका तरीका जो था 1971 से पहले कि माइनॉरिटीज़ को ट्रीटमेंट सही से नहीं देना, जो हमारा सिक्योरिटी कॉपरेशन इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाना। लेकिन अब चूंकि उनकी सरकार आ चुकी है, हमारे पास यही चारा है ना कि हम पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते हैं। तो उनको अपने हिसाब से हम, या उनको अपने ट्रस्ट में लेके विद सस्पिशन हम आगे बढ़ते रहें। तो आपको पता है कि जो बांग्लादेश का लिबरेशन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा डिसिसिव रोल था, राइट। बाद में 1975 के बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ आगे बढ़ने लगा। उससे हम लोग को थोड़ी घबराहट होने लगी। और इसी बीच में जब बीएनपी की सरकार आई थी 2001 से 2006 के बीच में, तो काफ़ी कुछ हुए थे कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ गई, है ना। जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको वहाँ पे पनाह दिए जाने लगे, जो भी नॉर्थ ईस्ट में कलह करवा रहे थे। फिर एक चिटगोंग आर्म्स हॉल्स केस हुआ था, वहाँ से काफ़ी आर्म्स यहाँ सप्लाई किए गए थे। फिर 2009 में आता है अवामी लीग का टाइम, जो 2024 तक रहता है। आपको याद होगा शेख हसीना जी को किस तरह से वहाँ से बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसमें एंटी इंडिया इंसर्जेंट नेटवर्क जो था वहाँ बांग्लादेश में, उस पर कार्रवाई हुई। फिर हमारे और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स हुए, मैरीटाइम बाउंड्री रिजोल्यूशन हुआ, फिर ट्रेड और ग्रिड की जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ी। इसके साथ हम लोग काफ़ी कॉपरेशंस पे भी हमने साथ में काम किया, काफ़ी कॉपरेशंस हमने किए। और ये कॉपरेशंस जो थे वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड पीस, फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 वाला, जिसके बाद हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए हैं, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, काफ़ी जो रिवर रिलेटेड इश्यूज रहते थे उसके लिए जॉइंट रिवर कमीशंस बनाए गए। लेकिन अब हमको किस तरह से करने की जरूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें एकदम कॉशन से रखना पड़ेगा। जैसे हम स्ट्रैटेजिक पेशेंस की बात करते हैं, हमने इंडिया यूएस रिलेशन में भी इसको ऑब्जर्व किया था कि हमने जब स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखा तो टैरिफ हमारा 50 से घट के 18 आ गया, और हमने इस बीच में कुछ गलत कमेंट नहीं दिया उन पर, ठीक है। तो ढाका में जो लीडरशिप चेंज हुई है, तो उन्होंने ये मैसेजिंग की है कि देखिए हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो, आप पुराने इश्यूज को लेके मत चलिए, हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, है ना। वो ये भी सिग्नल कर रहे हैं कि हम, क्योंकि देखो इंडिया अब एक छोटा प्लेयर नहीं रहा, इंडिया का बहुत प्रोमिनेंस हो गया है इंडो पैसिफिक में। और चूंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे करीबी है, इंडिया का मतलब कहे तो बड़ा भाई बन के बैठा है, तो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। इंडिया की पावर को देख चुका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात होती है, या रीजनल डिप्लोमेसी में किस तरह से आपको हम सपोर्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा उन्होंने सिग्नलिंग की है। लेकिन अभी भी इंडिया को यही कंसर्न है कि हो सकता है आप जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ा दें, आप आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाएं, आप जमात इस्लामी लिंक टाइप जो है रेडिकलाइजेशन को लिंक को और बढ़ाएं। फिर चाइना का जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें आप खुल के सामने आ जाएं, है ना। क्योंकि चाइना आपके यहाँ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, पोर्ट्स बनाएगी, है ना, डिफेंस कॉपरेशन करेगी, आप खुश होते जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो आपके अगेंस्ट ही चढ़ती जाएगी। तो इंडिया को इन सब चीज़ों पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, एक जीरो सम फ्रेम गेम करना पड़ेगा, ताकि अपना बे ऑफ बंगाल में जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको भुनाया जा सके, राइट। अब इंडिया के लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है कैसे। तो इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी है,
हमारी नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बहुत छोटा है ना, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत बड़ा साधन होता है। बिम्स्टेक और बे ऑफ बंगाल में जो मैरीटाइम कॉपरेशन होना है उसके लिए भी बांग्लादेश हमारे लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बांग्लादेश के साथ अपना रिलेशन खराब करते हैं तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है, जो हमारा ईस्टर्न थिएटर है, पूरा ईस्टर्न एरिया वाला जितनी चीज़ें हैं उस पर असर पड़ेगा। उसके साथ साथ हम देखो कभी भी इकोनॉमिक को साथ में मतलब अलग नहीं छोड़ सकते, तो बायलेटरल ट्रेड जो है हमारा करीब करीब मान के चलो कि $20 बिलियन का है, कम आगे हो सकता है, उस पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इनके साथ जो ट्रेड हो रही है बांग्लादेश के साथ, उसके कारण हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट फायदेमंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए भी ये बहुत, बांग्लादेश का जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी परमानेंट है, ये हमको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने से हमारी पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी, सिक्योरिटी कॉपरेशन दोनों के लिए फायदेमंद है। फिर अगर ओवर रिएक्शन हम करते हैं तो ढाका जो यानी बांग्लादेश है, या तो इस्लामाबाद के करीब हो जाएगा या चाइना के करीब हो जाएगा। तो इंडिया को थोड़ा सा कॉशस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा भूल के कुछ टाइम के लिए, है ना, ताकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स है बांग्लादेश में उससे इंडिया को इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो फिर आवेश में आके इंडिया पे इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे आप बहुत सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ये हुआ है, नेपाल में भी हुआ है ना, फिर बहुत सारी कंट्रीज मालदीव्स में हुआ है। तो उनके डोमेस्टिक इश्यूज के कारण हमारी पॉलिटिक्स खतरे में आती है, हमारे पॉलिटिक्स को हमको चेंज करना पड़ता है, तो हमको उसकी नौबत ना पड़े, है ना। तो इस तरह से हमको आगे सेल करना पड़ेगा। इन दोनों आर्टिकल का यही मतलब है। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज फ्लो, इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कंट्रोल है, लिखने में आपको सहायता होगा, तो पढ़िएगा इसको जरूर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स स्टेट फॉर फ्रीबीज टू एफ्लुएंट वाइल रनिंग डेफिसिट। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती चली आ रही है कि देखिए फ्रीबीज जो है आप इसको एक आदत मत बनाइए, है ना। कभी आप 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसा है कि कहा जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ भी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, कहीं पे स्कूटी दी जा रही है, कहीं पे फूड दिए जा रहे हैं, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो सुपर फ्लस हैं बेसिक नीड्स के, है ना। अगर आप अन्न दे रहे हैं कम कीमत पे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है उससे, लेकिन अगर आप वैसी चीज़ें दे रहे हैं जिनसे उनका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला वैसा, तो आपके जो आपका फाइनेंस है स्टेट का, वो तो बिगड़ ही रहा है। साथ में आप ये भी देखिए ना कि आप उनको लत लगा रहे हैं आगे के लिए भी। तो ये एक, आप कहीं एक जगह करते हैं तो वो सारे स्टेट्स के लिए एक नज़ीर बन जाता है, वो नज़ीर को इस्तेमाल करते हैं। सबको लगता है हमारा थोड़ी पैसा है, हम तो चले जाएंगे, आगे की सरकार आएगी देखेगी उसको। तो सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज के बारे में कहते हैं, तो फ्रीबीज से रिलेटेड आप एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, है ना, आपके मेंस में बहुत उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जज साहब क्या कहते हैं कि इवन इफ यू आर ए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, इट इज नॉट योर ऑब्लिगेशन टू स्पेंड दैट अमाउंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पब्लिक। इंस्टेड यू कीप ऑन गिविंग स्कूटी, distribute food, distribute clothes and people at the time of election enjoy everything. Is it not the high time for a state to revisit this policy framework? आप इसको एक पॉलिसी क्यों बना दिए हैं? इलेक्शन के टाइम पे हम कहते हैं कि ब्राइब्स नहीं लेने हैं ना देने हैं, लेकिन ये तो एक तरह का ब्राइब हो गया, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हर केसेस में, बहुत सारे केसेस में, रिसेंटली एक केस गया था जो बिहार में 10,000 रुपये दिए गए, उसके अगेंस्ट में पिटिशन दायर हुआ था, लेकिन वो शायद जहाँ तक मुझे खबर है कि वो खारिज हो गया। तो इसमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंट अंग हैं, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, तीनों को साथ में आना पड़ेगा। अगर फ्रीवीज कल्चर इतना ज़्यादा फ्रिवलस है, इतना ज़्यादा डिसकंटेनमेंट क्रिएट करता है, इतना ज़्यादा फिजिकल पे लोड है, तो सबको साथ आके चलना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि बॉल फेंका जा रहा है, ये उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं, ये उनकी तरफ फेंकते हैं, उनकी तरफ फेंकते हैं, और चीज़ें चल रही हैं एज इट इज़। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीबीज से रिलेटेड है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें स्टेट को बस कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंस कैसे मेंटेन करेंगे फ्रीबीज देने के साथ, वो आप देख लीजिए। वाई हाई कोर्ट हॉल्टेड गवर्नमेंट्स नवा केरलम प्रोग्राम। जो नवा केरलम प्रोग्राम था वो क्या था कि जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे वो डोर टू डोर कैंपेन होना था। डोर टू डोर कैंपेन करके ये बताना था कि आपकी सरकार ने ये काम किया है। तो इस पे हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस एलोकेशन है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो डिसाइड किया गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन ने उसको
इम्प्लीमेंट किया है केरला में, वो रूल्स ऑफ बिजनेस एलोकेशन को वायलेट करती है. द कैबिनेट डिसीजन वाज नीदर प्लेस्ड बिफोर लेजिस्लेचर नॉर इट वाज प्लेस्ड सब्सिक्वेंटली फॉर कंसिडरेशन. कैबिनेट कैन नॉट प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट इट्स डिसीजन इन्वॉल्विंग एडिशनल एक्सपेंडिचर would ultimately be approved by the legislature, the court observed. मतलब इसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वायलेशन के तौर पे इन्होंने इसको रोक दिया कि आप जो है कैबिनेट डिसीजन लेके आप एक बजट अलोकेट कर रहे हैं, वो बजट आपने डिस्कस ही नहीं किया, तो आप इस नवा केरला प्रोग्राम को कैसे चला रहे हैं. तो नवा केरलम प्रोग्राम एज द नेम सजेस्ट कौन से स्टेट का है? केरला का है ना. आज जैसे बताया आपको इंटरेस्टिंग आज का न्यूज़पेपर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको एक्साइट करे, क्योंकि रिपीटेड चीज़ें हैं एआई के बारे में, भर भर की चीज़ें हैं और कुछ नया नहीं. खैर, बैलेंस ऑफ एआई टिल्टेड टुवर्ड स्पीड नॉट ट्रस्ट एंड इंक्लूजन, हमने इसके बारे में कल डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह से एआई इनोवेशन तो लाने का काम कर रही है, लेकिन चूंकि एआई इनोवेशन कर रही है तो आदमी की क्रिएटिविटी कम हो रही है. इस आर्टिकल में राइटर का ये कहना है कि एआई जो है स्पीड की तरफ शिफ्ट हो रही है. हमारा फोकस ये है कि हमको जल्दी मिले, हमको ज़्यादा मिले. हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या सबको मिल रहा है, जो मिल रहा है क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या जो कंटेंट आ रहा है फैब्रिकेटेड तो नहीं है. इन सब इश्यूज पे ध्यान देने की जरूरत है. जैसे जैसे एआई में और हम आगे बढ़ेंगे और इससे ज़्यादा चीज़ें निकलती जाएंगी, इससे आर्टिकल्स बनते जाएंगे, है ना. बस एआई टिल्टेड टुवर्ड स्पीड नॉट ट्रस्ट एंड इंक्लूजन, आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब एआई का आप क्रिटिसिज्म करें, बस उसके लिए इंपॉर्टेंट है. अगला है कि बिहार ने अभी ओपन सील, जो मीट का ओपन सेल है उसको बैन किया. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार ने जो मीट का ओपन सेल बैन किया है वो क्यों बैन किया है. तो देखो क्या होता है कि जो मीट है वो उसको लटका के रखते हैं बाहर, तो उससे गंदगी फैलती है. जो जो कटा हुआ है मांस, उसके टुकड़ा पे भी फ्लाइज आएंगे, डस्ट आएगा, अल्टीमेटली कोई उसको खरीद के ले जाएगा, कितना भी साफ कर, लेकिन कंटामिनेट तो हो रहा है ना. तो उससे हेल्थ हाइजीनिक जो सिस्टम है उस पर असर पड़ेगा, हेल्थ कंडीशंस क्रिएट होंगी. और जो म्यूनिसपैलिटी है उसके अंदर, यानी कि सेक्शन 345 ऑफ द बिहार म्यूनिसपैलिटी एक्ट, ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई मीट शॉप ओपन कर रहे हैं तो मीट शॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर से लाइसेंस लेना पड़ेगा. बिना लाइसेंस के आप नहीं चला सकते. इसी पावर को यूज किया है अभी बिहार ने, और इसने ये कहा है कि जो मीट ट्रेड रेगुलेशन से इससे पहले नज़ीर है, उत्तर प्रदेश की नज़ीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका में लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी को बिहार ने भी कहा है कि आप ओपन सेल ऑफ मीट नहीं कर सकते. आप जब इकोनॉमी और हेल्थ को आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको दिखेगा कि जो हेल्थ इंपैक्ट है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसको बैन करना ज़रूरी है. इसके इन्फोर्समेंट चैलेंजेस कुछ हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है. बस इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार ने अभी ओपन सील ऑफ मीट बैन किया है. ये कौन से रूल में मेंशन्ड है इसके बारे में, तो म्यूनिसपैलिटी, बिहार का म्यूनिसपैलिटी एक्ट 2007 है, उसके सेक्शन 345 में इसके बारे में मेंशन्ड है कि बिना लाइसेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते. आज का जो स्टार टॉपिक कहें तो यही है, मानव डॉक्ट्राइन. मानव डॉक्ट्राइन में मोदी जी का लाया हुआ है, हर चीज़ का एक एक्रोनिम तो बना ही लेते हैं ये. अब इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड का जो एआई फ्यूचर है उसको हम क्यों ना ह्यूमन फर्स्ट फ्रेमवर्क में बनाएं, मतलब उसको मानव की संज्ञा उन्होंने दी है. मानव मतलब MANAV. सब के बारे में कुछ बताते हैं. जैसे मानव हो गया, मोरल सिस्टम्स बनाना है, जो हम एआई सिस्टम्स बना रहे हैं उसमें मोरल और एथिकल वैल्यूज डालने हैं, है ना. दैट इज एक फिलोसॉफिकल पोजीशनिंग है. जहां पे वर्ल्ड अभी टेक्नोलॉजी की दिशा में चल रहा है, तो इंडिया उस पर भी अपनी एक फिलोसफी बना रहा है कि एआई जो है जस्ट एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक मतलब एक पूरा सिस्टम ही हम लोग रीनिविगेट कर रहे हैं. जब सिस्टम हम नया बना रहे हैं तो उसके लिए हमको एक फिलोसफिकल पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी. तो एआई को बस एक कोड की तरह डिफाइन ना करके आने वाले टाइम पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बेसिस पे अगर हम एनालाइज करें तो ये एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क उभर के आता है. पहला पिलर है मोरल एंड एथिकल सिस्टम. दूसरा पिलर है अकाउंटेबल गवर्नेंस. अकाउंटेबल गवर्नेंस, ये मानव फ्रेमवर्क, मानव डॉक्ट्राइन पक्के से लिखना एग्जाम में, नोट कर लो. आज का स्टार टॉपिक है और आने वाले टाइम पे इस पर और डिस्कशन होगा, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे. क्या होता है, न्यूज़पेपर भी देखो ना तो 15 दिन के बाद चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, तो हमको स्किप करके चलना पड़ेगा और उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तीसरा पिलर है N फॉर नेशनल सोवेरेनिटी, है ना. क्योंकि सोवेरेनिटी की बात जब भी एआई में होती है तो हमेशा डेटा से रिलेटेड होती है कि डेटा कहाँ रखा जा रहा है, डेटा पे किसका कंट्रोल है, जब डेटा को ट्रेन कौन कर रहा है, सर्वर कौन कंट्रोल करता है, कोई गड़बड़ हुई तो कौन सा लॉ उसको कंट्रोल करता है. तो ये हो जाता है एन में, ये हो जाता है नेशनल सोवेरेनिटी. ठीक है. फिर देखोगे तो यहाँ पे वी हो जाता है वैल्यूज ड्रिवन डेवलपमेंट
और जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं उसको एआई क्या अपने अंदर इंटीग्रेट करता है कि नहीं, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मानव फ्रेमवर्क पर देखें और इसके बारे में और डिटेल्स आगे चर्चा करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं था, लेकिन आपको समझ में आना था कि क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके मेंस आंसर में काफ़ी हेल्प करेंगी, इसलिए आज हमने इसको डिस्कशन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।